नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त घमासान मचा हुआ है और ये घमासान 25 विधानसभा उपचुनावों को लेकर है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों के भाजपा में आने के बाद, भाजपा में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत का पूरा राजनीतिक दृश्य पटल ही बदल गया है और इस सियासत के जो मुख्य लंबरदार हैं, जो उस दृश्य पटल को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, सिंधिया जी, उनके खास सिपहसालार हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो बदनावर से संभावित उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में। दत्तीगांव अब तक 5 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत ही उच्च शिक्षित, आला दर्जे के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। राजनीति में सामान्यतः ऐसे कम लोग होते हैं। पत्रकारिता का कोर्स किया है, मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़े हैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े हैं, पत्रकारिता का कोर्स किया है और जर्मनी की एक बड़ी एयर कंपनी में रीजनल मैनेजर हुआ करते थे एशियन कंट्रीज़ के। नौकरी छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए क्योंकि उनके पिता प्रेम सिंह दत्तीगांव धार जिले के बहुत कद्दावर, दबंग और प्रभावशाली नेता हुआ करते थे। बदनावर उनकी परंपरागत सीट है। कई बार उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं। खुद राजवर्धन यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2003 से 2013 तक वो विधायक रहे। बाद में 18 में अभी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें भी वो विधायक चुने गए थे। हाल ही में शिवराज जी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है और ये उनकी ज़िद भी थी कि जब तक वो कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे तब तक उनका विजय जुलूस नहीं निकलेगा। तो जब वो कैबिनेट मंत्री बनकर धार में आए तो सुबह 5:30 बजे तक, शाम को 4 बजे से निकला उनका जुलूस, सुबह 5:30 बजे तक चलता रहा, जो उनकी लोकप्रियता का प्रतिबिंब है, उनका लोकप्रियता का प्रतीक है। और राजवर्धन की छवि एक बहुत ही विनम्र, हम्बल, काम करने वाले नेता की छवि है। अपने पिता की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही उनके पास एक विज़न है जो ये हमको विश्वास दिलाता है कि भविष्य में मध्य प्रदेश के पास एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए नौजवानों की राजनीतिक पीढ़ी हमारा इंतज़ार कर रही है। दत्तीगांव जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस बहुत साफ तौर पे कह रही है कि आपने विश्वासघात किया, पार्टी के साथ छुरा भोंका, और आप कह रहे हैं, सिंधिया जी भी कह रहे थे अभी हाटपिपलिया में कि एक सम्मान नहीं हो रहा था, वादे पूरे नहीं हो रहे थे। इन दोनों के बीच में, चूँकि आप सिंधिया जी की बहुत नज़दीकी हैं, आपके पिताजी बड़े सिंधिया जी की बहुत नज़दीकी थे, एक परंपरागत पारिवारिक आपका एक केमिस्ट्री है उनके साथ। असलियत क्या है? क्यों पार्टी छोड़नी पड़ी? क्यों एक नई विचारधारा के साथ आना पड़ा? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि मेरा मत जो था शुरू से जो है वो है, जैसा मैंने आज कहा कि 27 दिसंबर को जब हम लोग लौटे भोपाल से, 2018 को मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका था। पिछले चुनाव से पहले कुछ समय तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और 2016 में जब मैं लौटा ऑपरेशन पश्चात, और 4 जून मेरे पिताजी का जन्मदिन हुआ करता है जो पूरा क्षेत्र मनाता है, और उस वक्त तमाम लोग थे, पूरे क्षेत्र के लोग थे, न सिर्फ विधानसभा जिले भर के लोग थे, और सब लोगों ने को मैं धन्यवाद दे के मैंने उनसे यही कहा था कि मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। ताउम्र आपने साथ दिया और दुआएं थी, इसलिए मैं ठीक भी हुआ। मैंने सबसे ये कहा था कि सब में से तय कर ले किसको यहाँ पे विधायक बनना है, और मैं टिकट भी दिलाऊँगा, लड़ाऊँगा, जिताऊँगा, सब जवाबदारी मेरी है। और उस वक्त सब लोगों ने मिल के कहा नहीं, हम अभी चाहते हैं कि आप और रहें और हमारे बीच रह के हमारा साथ दें। और तब मैंने सबसे पूछा था कि सब एक मत हो, क्योंकि अभी भी मुझे 2-3 महीने फिर अलग रहना पड़ेगा। तो ये करीब 2 वर्ष का अंतराल था जब मैं यहाँ नहीं था, और उसके बाद सबने एक होकर ये बात कही। पार्टी से भी मैंने ये कहा, तो पार्टी ने भी कहा कि नहीं, आप लड़िए, हम ये समय है जब शासन बनने वाला है और इस बार बहुत वर्षों का आप सब लोगों का जो परिश्रम है उसका प्रतिफल क्षेत्र को भी मिलेगा। और जब चुनाव भी चल रहा था, तमाम बड़े कांग्रेस के नेता यहाँ पे आए और सबने ये कहा कि इस बार आप बदनावर से सत्ता में भागीदारी चुन रहे हैं। तो मैंने किसी को कहा नहीं था कि कुछ कहा जाए, पर उन्होंने कहा और जनता ने माना, और
चुनाव हुआ और विजय भी हुई और सरकार भी बनी। और जब सरकार बन गई तो उसके बाद में राहुल जी के साथ भी मैंने बहुत साल काम किया। मैं फैसिलिटेटर था। पूरे देश में 40 लोग थे जो राहुल जी ने चुने थे विभिन्न प्रांतों से, और उन्होंने हमें बहुत काम दिया। तमिलनाडु में हमने काम किया, मध्य प्रदेश में तो किया ही किया हमने, पंजाब में किया, उत्तर प्रदेश में किया, हिमाचल में किया, तमाम राज्यों में काम किया। और उन्होंने भी हमसे कहा था कि मैं आप सब लोगों को न सिर्फ संरक्षण दूंगा बल्कि मेरिट के आधार पर मौका भी दूंगा। तो जब ये घटनाक्रम हो गया, कमलनाथ जी ने अपना मंत्रिमंडल बना लिया, तो क्षेत्र में बड़ा संतोष था। जब मैं यहाँ लौटा तो सब लोगों ने मना कर दिया कि हम तो ना जुलूस निकालेंगे, ना किसी प्रकार का जश्न मनाएंगे, हम तो आपसे बात करेंगे। तो ले गए, संजो गार्डन में हम लोग गए और पूरी कांग्रेस पार्टी थी, सब इस्तीफ़ा दे रहे थे, पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे थे, कांग्रेस के नेताओं के पुतले जला रहे थे और सब रिकॉर्डेड है। और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो रही है, आजकल फेसबुक लाइव चलता है तो कर देते हैं। तो उन्होंने सब ने अपनी बात के फिर अंत में मैंने सबसे कहा कि अगर आप सब लोगों ने मुझे चुना है और आप सब लोगों को इतना रोष है तो आप सब क्यों रिज़ाइन करें, मैं रिज़ाइन करता हूँ। और सार्वजनिक रूप से मैंने कहा कि बदनौर पर 1 लाख विधायक की कुर्बान, एक बार नहीं 1 लाख बार मेरे लिए सर्वोपरि। और मैंने अगले दिन जाके पार्टी हाईकमान को 28 दिसंबर को सिंधिया जी को सबको सूचित करा और वास्तविकता में लिख के इस्तीफ़ा दे के आ गया। तत्पश्चात हम राहुल गांधी से मिले, मैं KP सिंह जी, बिसाहू जी, एजल सिंह जी, और राहुल गांधी ने भी हमें स्पष्ट कहा कि नहीं, हमने तो आपके नाम रखे थे और आपके साथ न्याय हुआ है और जो लोग इसके लिए जवाबदार है मैं उनसे कहूँगा आपके साथ न्याय। किसने अन्याय किया, दिग्विजय सिंह ने या कमलनाथ ने? अब राहुल गांधी जी ने कहा कि आपके साथ अन्याय हुआ है। अब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको तो नाम पता होगा। अब आमतौर पे जब सरकारें बनती हैं तो जो मुखिया होता है वही जवाबदार होता है। लेकिन कांग्रेस सरकार मुखिया कहाँ चला रहा था? कांग्रेस सरकार तो कोई और चला रहा था। गठबंधन मान लीजिए या दृश्य अदृश्य कॉम्बिनेशन मान लीजिए। आप नाम लेने से बच रहे हैं। नहीं, नाम लेने से बचने का क्या है। मैं तो राय साहब दिग्विजय सिंह जी ने भी मुझे बुलाया, मुझे कहा तुम मेरे बेटे समान हो। और जब मैंने कहा, उन्होंने कहा तो मैंने कहा साहब ये आपका बड़प्पन है, लेकिन बेटे समान हूँ, बेटा तो नहीं हूँ, क्योंकि बेटा आपका जहाँ है वहाँ मैं नहीं हूँ। और यहाँ ज़िले में जो हमारा कॉम्बिनेशन होता था, आमतौर पे एक ट्राइबल और एक सामान्य को कॉम्बिनेशन बनाते थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेरी प्रायोरिटी वो है, XYZ जो भी। तो मैंने कहा यहाँ प्रायोरिटी वो है, वहाँ बेटा वो है, फिर भी मैं बेटा हूँ। तो बोले नहीं नहीं, तुम धैर्य रखो, हम सब ठीक कर देंगे। और फिर कमलनाथ जी ने मुझे बुलाया। कमलनाथ जी ने कहा कि हाँ हम 6 महीने में सब ठीक करेंगे, अभी आप समझिए और मेरी जमान है, आप मुझे ट्रस्ट करिए। आपने सब पे भरोसा किया, एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए, उनके शब्द थे। तो मैंने कहा साहब मैं तो जिसके साथ रहता हूँ पूरी निष्ठा ईमानदारी से रहता हूँ और मैं हमेशा मैंने पार्टी का काम ईमानदारी से ही किया है। और उस दिन के बाद मैंने लगातार चाहे विधानसभा रही हो, सदन के अंदर या सदन के बाहर, मैंने पूरी तरीके से पुरजोर पार्टी का पक्ष रखा। मैं हर जगह जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ी मैं खड़ा रहा। और जब समय से समय जाता गया तो निश्चित तौर पे क्षेत्र में लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं, लोगों का प्रश्न भी था। लोगों ने ये कहा था कि सब आपने तो कह दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था, फिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, जहाँ एक बार 2 बार के लोग जिनके जो बड़े बाप के बेटे हैं उनको तो मिल गया। और ऐसा क्या है, क्या मेरिट की कोई जगह नहीं है कांग्रेस में, या ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो कठपुतली हो, येस मैन हो। तो मैंने कहा इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन समय के अनुसार फिर बाद में फिर मैं दिग्विजय सिंह जी से मिला। मैंने कहा कि साहब ये बात है और आप बताइए अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आपको कमलनाथ जी से बात करनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री वो हैं। तो मैं कमलनाथ जी के पास गया और मैंने लिखित में उनको सारी बातें दी, पॉइंट टू पॉइंट। जब पहला दिन उन्होंने मुझे बुलाया, एक शब्द जो उन्होंने मुझसे कहा मैंने उनसे कहा और मैं लेटर उनको दे के आया और मैंने हाथ में दिया। प्रवीण कक्कड़ पास में खड़े थे और मैंने कहा कि आपको जब समय हो तब पढ़िएगा, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन जब पढ़िएगा तब मुझे बताइएगा अवश्य कि आपका निर्णय क्या है, क्योंकि मुझे निर्णय लेना है। मैं प्रतिबद्ध हूँ मेरे क्षेत्र के प्रति और मैंने एक बात जो कह दी है मैंने खुले में कही है, मैंने कोई बंद कमरे में छुप के नहीं कही है, मैंने 10,000 लोगों के सामने कही है। एक पब्लिक कमिटमेंट था आपका। और मैंने कहा मैं उस पर अडिग हूँ। तो बोले तुम क्या करोगे? मैंने कहा साहब क्या करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, निर्दलीय लड़ लेंगे, दूसरी पार्टी तलाशेंगे, कुछ नहीं होगा तो खेती कर लेंगे, गाँव जाके करेंगे क्या, लेकिन मैं उस कमिटमेंट से नहीं मुड़ूंगा। फिर वापस हम उनसे मिले तो खड़े खड़े 2 मिनट मुझे मिले, कुछ मसला चले गए। विधायकों के लिए क्या उनके पास समय नहीं होता था? आमतौर पे वो जल्दी में तो रहते थे, ये तो आप लोग भी उनसे मिले होंगे तो आपने समझा होगा। और एक उनका तकिया कलाम जो ग्वालियर चंबल के विधायकों ने बहुत कहा कि चलो 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 कहते थे,
क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, मैं इसको 25 कैसे करूँगा? 24 घंटे सभी के पास हैं, आपके मेरे पास भी 24 घंटे हैं, ईश्वर ने 24 ही बनाए हैं। तो वो नहीं भी कहते तो हमें पता 24 ही घंटे हैं। पर अगर आपने कोई दायित्व लिया है और आप इतने अनुभवी हैं कि आपने संजय गांधी के ज़माने से लेके आज तक शीर्ष पे राजनीति करी, सदैव आप सत्ता में रहे, दिल्ली की सरकार में आप में तमाम पदों पे रहे, चुनाव सभी लड़े, एक चुनाव हारे भी, वो हार भी सिखाती है, जीत तो खैर सिखाती है। तो उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने। मेरे ख्याल से हुआ है कि वो दिल्ली में जितने सहज थे या जो भी उनका व्यवहार था, जो भी उनका सिस्टम था, वो मध्य प्रदेश में आने के बाद बदला इसलिए कि दिल्ली की राजनीति और प्रदेश की राजनीति में यहाँ आदमी नाली लेके भी आपके पास आएगा, पटवारी लेके भी आपके पास आएगा, छोटे बड़े झगड़े लेके भी आप। कहीं ये भी कहा जाता था कि बहुत सारे विधायक सिंधिया जी के साथ आना चाहते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि हम भाजपा में जाना नहीं चाहते हैं, आपके साथ तो हैं। तो सिंधिया जी ने ये फैसला किया कि वो पार्टी छोड़ेंगे और भाजपा में जाएंगे। इस फैसले में आपकी भूमिका कितनी थी साथ में जाने की? कि मैंने तो, जैसा मैंने आपसे कहा, सार्वजनिक मैंने तो जो मेरा बात थी मैंने कह दी थी और मैं उस पर क्लियर था, मैं शुरू से क्लियर था। आप तो छोड़ने ही वाले थे पार्टी। और कमलनाथ जी को भी मैं कह चुका था, राहुल जी को भी पता था और दिग्विजय सिंह जी को भी बात पता थी, और उनको ये भी पता है कि हमारे परिवार की पृष्ठभूमि क्या है। जब राय साहब दिग्विजय सिंह जी ने मुझे पूछा तो मैंने उनसे यही कहा कि साहब, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पे अच्छाई बुराई की कितनी कद्र या बेकद्र है, लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो उसका मूल्य समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि अच्छे लोगों की आवश्यकता सभी जगह होती है। और अगर हम वो विचार लेके, वो व्यवहार लेके उसको कर्म के आधार पर चरितार्थ करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो परिलक्षित होता है। और ऐसा नहीं कि मैं कहूँ तो ही दिखेगा, वो लोगों को वैसे भी दिखेगा, जिसको कहते हैं कि कई बार वो इन्फेक्शस होता है, इट कैरीज फ्रॉम वन टू द अदर, प्रोवाइडेड यू फील इट फ्रॉम द हार्ट। यदि आपके दिल में वो भाव है और वही आप ट्रांसलेट करते हो कर्म में, और उसको आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट है और आप उसी को लेके आगे बढ़ रहे हो जनपथ पे, तो देर सवेर आपके क्षेत्र का व्यक्ति उस चीज़ को समझेगा और पहचानेगा। आज जो बदनावर में है वो उसी का कारण है, ऐसा नहीं, ये मेरे अकेले का फैसला नहीं था। यहाँ तो हम उसमें एकमत शुरू से थे। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, जब कमलनाथ जी ने मुझे 7 तारीख को फ़ोन लगाया, 7 मार्च को उनका फ़ोन मेरे पास आया। कमलनाथ जी ने मुझसे पूछा आप कहाँ हैं? मैंने कहा सर मैं दिल्ली में हूँ। बोले मुझे 8 तारीख को 8 बजे मिल लो। मैंने कहा ठीक है मैं मिल लूँगा। भोपाल में? मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं दिल्ली आ रहा हूँ, वहीं मिल लेंगे। इस बीच में तनखा साहब का फ़ोन मेरे पास आया, विवेक तनखा जी, उनसे मेरे संबंध अच्छे हैं। तनखा जी ने मुझे घर इन्वाइट किया, बोले क्या कर रहे हो, डिनर पे आ जाओ। मैं गया। तनखा जी से मेरी बड़ी खुली बात हुई। हम डिनर पे थे, मैं था, शेरा थे, शेरा की फैमिली थी, तनखा साहब थे, उनकी वाइफ थी। तमाम बातें उन्होंने, तनखा जी ने मुझे कहा कि यार सब चल ठीक है, देखो लेकिन अपन ही कांग्रेस के लिए करते हैं, सब बात छोड़ो, सब लोगों को छोड़ो, कांग्रेस के लिए करो, एक बार कांग्रेस के लिए करते हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा साहब अभी बताइए कि जब मोहनदास करमचंद गांधी जी साउथ अफ्रीका से पधारे थे हिंदुस्तान, तो वो एक इंग्लिश स्पीकिंग एडवोकेट थे, है ना, और जब वो यहाँ पे आए तो सूट बूट में आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी उनको मिले, और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनसे कहा कि मोहन अगर तुम्हें सेवा करनी और देश को समझना है तो देश का दर्शन करना पड़ेगा पहले। और गांधी जी ने उनकी बात मानी, और वो जो एक इंग्लिश स्पीकिंग एडवोकेट था सूट बूट में, वो निकल पड़े। और जब वो निकल पड़े तो वो निकलते निकलते उनका परिवेश बदला, क्योंकि उनको अनुभूति हुई इस देश के स्वभाव की, और परिवेश बदला तो वो उनका रूप बदला, उनका स्वभाव बदला। और जब वो पूरा घूम के आए, दर्शन करके आए, तो इस देश ने उसको संत और महात्मा बना दिया, वो संत बन गए। और उन्होंने ही संरचना करी, उन्होंने ये भाव लाए, उन्होंने ही इसको जन आंदोलन बनाया, और ये गांधी जी थे जिनकी वजह से हम आगे जाके ये राष्ट्र बना और ये तमाम चीज़ें हुई। गांधी जी ने स्वतंत्रता के बाद कहा था कि अब कांग्रेस को हमने एक भंग कर देना चाहिए, उसको भंग कर देना चाहिए। तो इस भाव से इस कांग्रेस को रचा गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कमलनाथ जी ने कितनी यात्राएं करी हैं मध्य प्रदेश की या देश की या कहीं की भी, आज जन से जुड़ाव क्या है? राहुल जी ने एक भट्टा परसौल की यात्रा करी होगी, तत्पश्चात क्या हुआ? हमको जैसे वो भेजते थे जगह जगह, हम महीने महीनों भर रहे, झारखंड में भी मैं रहा, झारखंड ही छत्तीसगढ़ में मैं रहा, हम लोग आके उनको रिपोर्ट्स देते थे। अब उन रिपोर्ट्स पे अमल
जीरो। जब हम किसी क्षेत्र नक्सलाइट एरिया में भी गया मैं तो एक बार हमने उनसे यही कहा, जब वो पहली बार दौरे पे मध्य प्रदेश आए थे तो अखबार की हेडलाइन छपी थी और वो झाबुआ आए थे। उसी झाबुआ में जहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी, जवाहरलाल नेहरू आए हों, इंदिरा जी आई हों या राजीव जी आए हों, क्योंकि झाबुआ वालों का बड़ा जुड़ाव गांधी परिवार से रहा है। बिल्कुल, मोटली माँ बोलते थे उनको, मोटली माँ। बॉर्डर, मेरा गाँव बॉर्डर पे, तो इंदिरा जी को तो पूछते थे वहाँ पे लोग। तो जब राहुल जी आए तो राहुल जी ना तो वहाँ लोगों से मिले, ना पत्रकारों से मिले। वो एक मिशनरी वहाँ गए, चर्च वर्च में थोड़ा बहुत घूमे फिरे और वो फिर वापस चले गए। अखबार ने छापा, दिन भर सड़क नापते रहे राहुल। तो मैं उनसे मिलने दिल्ली गया, उन्होंने समय भी दिया। तो जब मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये रिफ्लेक्शन है। तो उन्होंने कहा व्हाट डज़ इट मीन सड़क नापते रहे राहुल? तो मैंने कहा साहब वो ये कह रहे हैं कि आप वहाँ गए, उन्होंने तुलना करी आपके दौरे की, पूर्व के आपके परिवार के बड़े नेताओं के दौरे की, और लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, अगर जुड़ाव है और फैमिली लिंक है तो आप उतने ही खुलेपन से उनसे मिलें। और अगले ही दिन वहाँ पे शिवराज सिंह जी पधारे थे, तमाम वो जनता से मिले, तमाम वो नेताओं से मिले, तमाम समाज कार्यकर्ताओं से मिले और खुल के प्रेस से मिले। तो मैंने कहा साहब आप प्रेस से ना मिलेंगे, संदेश आपका क्या जाएगा? ये छापा सड़क नापते राहुल। आप कार्यकर्ता से न मिलेंगे तो डिससेटिस्फैक्शन पार्टी में होगा, आप जनप्रतिनिधि से नहीं मिलेंगे तो जनप्रतिनिधि जनता के सामने उसकी दो कौड़ी की हो जाएगी, आप मिशनरी चर्च में चले जाएंगे तो धर्मांतरण का मुद्दा तो वहाँ है ही। तो आपके आने से पार्टी गेन करेगी या लूज़ करेगी? मीडिया कह रहा है सड़क नापते रहे दिन भर राहुल। तो नेट क्या निकला? तो फिर थोड़ा सा उनको लगा हाँ ठीक है, तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया। मैं आपको बात, ये तो घूम फिर के मैं आ रहा हूँ तनखा जी की बात जी। तो उन्होंने कहा कांग्रेस की, तो मैंने कहा वो कांग्रेस है कहाँ जिसने देश आज़ाद कराया था? बची ही नहीं, उसका मूल भाव नष्ट हो गया है। तो जब वो नष्ट हो गया है तो किसके लिए? जो कांग्रेस की मेंबरशिप के कुछ मूल बिंदु है, शराब न हो, खादी पहने, 4-5 बिंदुओं को मेंबरशिप फॉर्म के पीछे लिखा हुआ है। तमाम माफिया चला रहे हैं पार्टी, शराब माफिया चला रहे हैं, रेत माफिया चला रहे हैं। धनाढ्य है तो वो कुछ भी कर सकता है, टिकट भी खरीद सकता है, मंत्री पद भी खरीद सकता है। क्या पिछली सरकार कुछ इस तरह के माफियाओं के शिकंजे में आ गई थी? आप खुद देख लीजिए ना, उमंग सिंगार जी का बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है। आप लोगों को तो खूब दिया उन्होंने और आप लोगों ने खूब चलाया भी उसको। तो जब एक कैबिनेट मिनिस्टर, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर, भुआ का भतीजा, ट्राइबल वन मंत्री खुल के कह रहा है तो उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं? या तो गलत है तो उस पर एक्शन लीजिए, सही है तो उस उनकी कही बात पे एक्शन लीजिए, नहीं कुछ नहीं, जीरो, ज़िल्च, ओवर। तो ये तमाम प्रश्न आज की तारीख में खड़े हैं। ये कारण रहा आपका? तो मेरा और वार्तालाप तनखा जी का आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद हम आ गए, उन्होंने भी कई कमियां गिनाई। उन्होंने कहा कि यहाँ कार्यकर्ता को समय नहीं देते, कमलनाथ जी लोगों से मिलते नहीं है, कैसे चलेगा? साल भर तक पीसीसी भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, पीसीसी में कितनी बार आए। तो पॉइंट ये है कि वन पोस्ट वन मैन सिद्धांत, अगर आप मुखिया बन गए सरकार के तो किसी और को संगठन चलाने दे। तो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। एग्जैक्टली द पॉइंट। उनका बेटा मेंबर पार्लियामेंट भी है और मूलतः वो आए थे कलकत्ता से, मध्य प्रदेश के मूलवासी भी वो नहीं थे। सौभाग्यशाली थे कि छिंदवाड़ा एक सीट उनको मिली, चॉइस ऑफ लीडरशिप थे। पर पॉइंट वो नहीं, पॉइंट एक इतना सब कुछ पार्टी ने आपको दे दिया तो आप पोषक बनिए ना, सबके जड़ों को सींचिए ना। अब पहली बार पधारे हैं बदनावर, वो जीवन में एक दिन चौपाटी से निकले थे जहाँ तमाम भाषण दे गए, तमाम मेरे पे आरोप रख, तो वो हमको कह रहे हैं कि हमने ये किया। असल में हमने ये नहीं किया, आप लोगों ने उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लिया उस कांग्रेस पार्टी को, जो जन आंदोलन थी। आपने उसको अपनी जेब में रख लिया। आपको किसी की शक्ल पसंद आई तो ठीक है, जिसने जय जय कमलनाथ नहीं कहा उसको आपने ऐसे देखा। अरे जय जय श्री राम होता है, ईश्वर की जय होती है, बारों की क्या जय? और कोई जय ना भी करे तो क्या है? मुंह पे सच बोल दे तो बुरा क्यों? वो तो आईना दिखा रहा है, निंदक नहीं रे राखिए, कबीर का दोहा है। तो इन तमाम बातों से आज जो है सो है। और वचन पत्र का पूरा मैटर आपको पता है। बजट में कई बार मैं बोला भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तब मैंने पूरा बजट पढ़ा था। अब सिर्फ 6,000 करोड़ आप कर्ज माफ़ी में दोगे और आप 60,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी कैसे करोगे? आपने कोऑपरेटिव का पूरा भट्टा बैठा दिया, आपने उनको फोर्स करके प्रमाण पत्र दिला दिए, खाते में एक कौड़ी नहीं। वैद्यनाथन कमेटी ने बमुश्किल उसको खड़ा किया था पैरों पे, वापस वो लचर हो गया ढांचा। एक कुटीर नहीं, यहाँ तक कि आपने मैचिंग ग्रांट नहीं दी कुटीरों की। केंद्र ने आपको कई चीज़ों में मैचिंग आपने नहीं भरी, कुटीर आए नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब साल भर में एक भी कुटीर ना आए। आपने स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए कहा, आपने कुछ नहीं किया।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और क्या आवश्यकता हवाई अड्डे की वहाँ पे छिंदवाड़ा में, इतना अर्जेंटली इम्पोर्टेंट वहाँ क्या था? अर्जेंटली इम्पोर्टेंट आपके कमिटमेंट्स थे ना लोगों के प्रति, आपका वचन पत्र था, अतिथि शिक्षक, तमाम सारी चीज़ें। अब उनमें कई तो मांगे ऐसी जिसमें कोई फाइनेंशियल रिप्रिकॉशन थे ही नहीं, आप उसको कर देते। 2003 से 2010 तक मैं पढ़ रहा था, पुराने अपनी चीज़ों को याद कर रहा था, रिकलेक्ट कर रहा था, तो आपने 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य बदनावर में करवाए थे जब आप लगातार 2 टर्म विधायक रहे थे। लेकिन इन 15 महीने में आप क्या कर पाए? हम लोगों ने काफ़ी काम किए हैं। देखिए क्या होता है कि किसी भी विधानसभा की संरचना और चरित्र को समझना आवश्यक है, और 100 में 100 काम नहीं होते, तो आपको 100 में 5 या 10 प्रायोरिटी सेक्टर बनाने पड़ेंगे। और हमने शुरू से बनाया, हमने शुरू से पेयजल को, सिंचाई को, इन चीज़ों को हमारी प्राथमिकता बनाया। नर्मदा में उनसे लड़ के लाया। पहले जब ये तमाम बातें हुई तो पहले अनुपूरक में मैंने उनसे कहा कि सर मैं खाली हाथ अपने क्षेत्र नहीं जाऊंगा, आप इसको करिए। पहले अनुपूरक में उसको सैंक्शन हमने कराया, पर दुर्भाग्य हुआ कि कई बार मैं उनसे कहा, मैंने आप उसको आके उद्घाटन चालू कर दीजिए। उनको समय नहीं मिला, कुक्षी आए लेकिन यहाँ नहीं आए। अब मैंने कहा 3 साल लगे सर, पूरी कैसे होगी? नहीं आए, कि शायद उनकी भाग्य में नहीं लिखा था नर्मदा मैया का पुण्य मिलना, शिवराज सिंह जी वो करेंगे। अभी हमने 112 करोड़ की समूह योजना कराई है, ग्रुप ड्रिंकिंग वाटर स्कीम कराई है। एक फ्लोराइड अफेक्टेड गाँव के लिए हमने 15 करोड़ की फिर पेयजल योजना कराई है। 2 हमने महत्वपूर्ण 15-15 करोड़ की 2 जिलों को लिंक करते हुए डामर की सड़कें कराई है। हमने पूरे क्षेत्र में 10 से 15 महत्वाकांक्षी पेयजल योजना गाँव की कराई है। हमने 200 सड़कें करीब विलेज टू विलेज लिंकेज के लिए अभी ग्रेवल और पुलिया की अभी कराई है। खेत सड़कें कुछ अहम कई वर्षों से अटकी पड़ी थी, वो हमने कराई है। 100% गेहूँ उपार्जन हमने इस सीजन में बदनौर में कराया है, करीब 1,56,000 मीट्रिक टन, उसका करीब सारा पेमेंट भी आ गया है। 10-20 किसान को छूटे होंगे FCI या गेहूँ गीला होने की वजह से। तो इन तमाम सेक्टर्स पे हम काम करें। आंगनबाड़ी भवन करीब 100 बिल्डिंग्स मैंने अभी कराई हैं। स्कूल की बाउंड्री वॉल्स करीब 170 हमने अभी कराई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम चीज़ ये कराया आपने शिवराज जी के आने के बाद? हाँ, अभी 3 महीने में। हाँ, सामुदायिक भवन हमने अभी सैंक्शन कराया है। उन 15 महीने में जब आपकी सरकार थी कमलनाथ जी की, वो सिर्फ एक मैंने उनसे झगड़ के वो कराई थी, जो नर्मदा, जो इसका उद्घाटन करने उनको समय नहीं मिला, वो अब शिवराज सिंह जी करेंगे उसको आगे। क्योंकि या तो शायद उसको चालू हनी बघेल के वहाँ गए कुक्षी, लेकिन यहाँ नहीं आए। मैंने कहा साहब क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, बदनौर से नाराज़ हैं, आप क्यों नहीं आए? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर देखेंगे बाद में। अब वो देखते देखते अब समय ही निकल गया। भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए, कितना तादाद में आपका भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ पा रहा है? क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है आपके अपने। यहाँ पे हमें कोई समस्या में जो कभी नहीं रही। मैंने कभी दलगत भावना से यहाँ काम ही नहीं किया, ना ही मेरे पिताजी ने किया। अभी राजेश अग्रवाल जी बाहर आपसे मिले होंगे। राजेश अग्रवाल जी के संबंध मेरे पिताजी से बहुत अच्छे रहे, मेरे से बहुत अच्छे हैं। खेमराज पाटीदार जी, मैं 3 चुनाव आमने सामने लड़े, लेकिन हम में वो कटुता नहीं रही। उनके घर कार्यक्रम हुए तो मैं जाता रहा, मेरे यहाँ गमियाँ हुई, मेरी दादी शांत हुई वो पधारे, मेरे पिताजी देवलोक हुए तो आए। तो हमारा आना जाना हमेशा लगा रहा, और कभी कार्यक्रम भी होते हम साथ रहते। तो हमें कटुता कहीं भी नहीं थी, ना ही हमने किसी को प्रताड़ित किया उस दृष्टिकोण से कि राजनीतिक द्वेष हम भाव रहे। और लेकिन भंवर सिंह जी नाराज़ हैं। भंवर सिंह जी से मेरी खुद बात हुई है, कई बार मैंने उनको आमंत्रित भी किया था। तो व्यक्तिगत मेरे भंवर सिंह जी से भी संबंध ठीक है। मेरे ननिहाल पक्ष शेखावत है, मेरी माँ मदर शेखावत हैं, वो भी शेखावत है। इस नाते शेखावाटी का हमारा एक संबंध है, वो सीकर के मूलतः हैं और मेरी माँ मंडावा की हैं, और इस नाते संबंध है। और वो पहले चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने खुद नहीं कहा सभाओं में कि भाई वो तो शेखावत मेरा भांजा है, मेरा भांजा, उस रिश्ते से भांजा है। तो अभी जब किसी ने पूछा तो मैंने भी उसी बात का कह दिया। मैंने कहा जब वो खुद कह रहे हैं तो ठीक है, इतना तो जिद हम उनसे कर ही लेंगे। फिर मेरे पे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आपसे कुछ दिक्कत नहीं, संगठन की कुछ बातों को लेके मेरे को कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं संगठन से बात करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है साहब, उसमें मैं तो बहुत नया हूँ अभी, मतलब उस नाते में भाजपा में, तो ठीक है संगठन कहेगा तो सबको मान्य होगा, आपको भी और हमें भी। पिछला चुनाव आपने लगभग 51,000 वोट से जीता था।
पिछला करीब 42,000 वोट 42,000 वोटों से जीता। को 84,499 मिले थे और वो करीब करीब डबल थे। अब आप उसमें कांग्रेस का कमिटेड वोट था, मुस्लिमों का 20,000 के करीब वोट, अल्पसंख्यकों का वोट होता है, जो कांग्रेस का कमिटेड वोट होता है वो सब मिलता है। अब इस नए समीकरण में कितना कांग्रेस का कमिटेड वोट है जो आपके साथ आएगा? SC ST माइनॉरिटी मिला के करीब 60,000 वोट है। राजपूत करीब 40,000 हैं, पाटीदार करीब 25 से 30,000 हैं और उसके बाद में हमारे करीब करीब सभी समाज हैं, ब्राह्मण हैं, जाट समाज है, कलौता हैं, दांगी समाज हैं, माली समाज हैं, सो बहुत सारे छोटे छोटे समाज 5-10 हज़ार के, उनके सभी के यहाँ पे मत हैं। तो ये मिला के करीब 2 लाख ऊपर मत होता है। पिछली बार मुझे जो मत मिला था वो करीब 51% मत था कुल मत के, और करीब 1,90,000 ऐसा कुछ टोटल वोट गिरा था। पहले चुनाव से लेके पिछले चुनाव तक हर चुनाव में वोट परसेंटेज मेरा बढ़ा है। पहला तो निर्दलीय था जिसमें आपको 30,000 वोट मिले थे, और उसको लोगों ने, मैंने एक चैनल को एक बार कहा था कि मैं दोनों दलों के मेरे आधे आधे मिलकर मुझे इतने मिले। किसी ने उस गलत तरीके से कहा कह रही है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती होने के लिए। मैंने बेइज्जती नहीं करी थी। मैंने कहा था इंडिपेंडेंट जब लड़ा तो दोनों दल के लोगों ने मिलकर मुझे मत दिया था, और समय अनुसार मैंने प्रयास किया कि उन सभी लोगों से रिलेशन में मेंटेन करूं, क्योंकि मैं ऋणी तो हो गया था उनका। एक समय जब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो उनकी अपेक्षा मुझसे निरंतर रही जीवन में, और मैंने उसको प्रयास किया कि वो रिश्ता में मेंटेन करूं। तो आज जब मैं भाजपा में हूं तो जहां तक मेरा अनुभव रहा है भाजपा संगठन का और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं का, तो मुझे सभी से अच्छा सबसे अच्छा रिस्पांस भी मिला है, और कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति पैदा हो रही है व्यक्तिगत मेरे मैटर में। हाँ, ज़मीनी कार्यकर्ताओं की कहीं कहीं विवाद है। कांग्रेस का कमिटेड वोट कितना आपके साथ आएगा? अब मैं मानता हूं कि जहां तक कार्यकर्ता हैं 70% कार्यकर्ता कांग्रेस के आज मेरे साथ हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ ने पार्टी ज्वाइन भी कर ली है, काफ़ी कुछ जब संध्या जी और शिवराज सिंह जी आएंगे तो खुले रूप से पार्टी ज्वाइन करेंगे। और न सिर्फ बदनावर बल्कि पूरे ज़िले में एक बड़ी तादाद में कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आएंगे। तो समय अनुसार आप देखेंगे कि ये जो लोग आ रहे हैं खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। इनमें से प्रत्येक आदमी पिछले 20-20, 30-30 साल से हमारे साथ खड़ा रहा है। हम लोगों के उनसे घरेलू संबंध हैं और राजनीतिक संबंध नहीं है, लगाव है, वास्तविक लगाव है। और हमारे यहाँ पे शुरू से हम लोगों ने प्रयास किया है कि कार्यकर्ता से हम उसी टाइप का रिश्ता रखें। तो मुझे विश्वास है कि अधिकांश लोग जो मेरे साथ आए हैं, बहुत से तो ऐसे भी थे जिनको मैंने नहीं कहा कि आप पार्टी छोड़िए, या मैंने उनसे बात भी नहीं करी। जब हम लोगों ने पार्टी छोड़ के ये निर्णय लिया गया तो बहुत से स्वतः ही पार्टी छोड़ के आ गए। कुछ लोग जैसे जैसे मुझे मिलते गए वो आते जा रहे हैं। कुछ और गांव में मैं जैसे जैसे जाता जाऊंगा मुझे विश्वास है कि और लोग साथ आएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, बदनावर है, वो प्राथमिकता है, वो प्रमुखता से हम उसकी बात कर रहे हैं। और तब और अब में क्षेत्र में क्या फ़र्क आएगा वो हम करके दिखाएंगे। अब आप मंत्री बन गए, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उद्योग विकास और औद्योगिक निवेश आपको बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है। आदिवासी बेल्ट है, यहाँ एक उद्योगों की बहुत ज़रूरत है। आपका क्या विज़न है? क्या आपके पास एक डॉक्यूमेंट प्लान है इसके लिए, झाबुआ, खरगोन, धार आदिवासी बेल्ट के लिए? क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और ये जो पश्चिम क्षेत्र बदनावर का है, यहाँ पे सब्जी काफ़ी तादाद में होती है। टमाटर होता है, मिर्ची होती है, आपके स्ट्रॉबेरीज़ भी होती है। तीतरी पास में हमारे एक वाइनरी भी है जहाँ अंगूर लगते हैं, और छोटा किसान इधर है। जो चामला क्षेत्र और धार वाला क्षेत्र है वहाँ बड़ा किसान है, जहाँ पे सोयाबीन बड़ी तादाद में है, गेहूँ है और तमाम चने भी होते हैं। तो हम लोग एक फूड पार्क का प्लानिंग कर रहे हैं। इनिशियल स्टेजेस पे डिस्कशन अभी हैं, कुछ ज़मीनें भी हम लोगों ने देखी हैं। तो मेरा प्रयास है कि वो जल्दी ही कन्वर्ट हो कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट में, और कुछ कोरोना काल में जो फैसिलिटीज़ इन्वेस्टर चाहता है वो हम दे पाएँ। कुछ हमें अगर संशोधन भी नीति में करने पड़े तो हम करें। मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा है सोमवार को, और अभी मैंने विभाग से बैठ के चर्चा भी करी है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर इन्वेस्टर हमारे आ रहा है, कुछ चाइना से जो मोह भंग हो रहा है लोगों का, वो जो हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, भारतवर्ष में आना चाहते हैं, उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि हम उन लोगों को यहाँ लाएँ। अभी हम सेक्टर में काम करते हैं। हाँ, अभी हम
अभी हम 7वें पायदान पे हैं, आउट ऑफ चॉइस 6-7वें पे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ईज़ ऑफ बिज़नेस, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस और उनका जो कंफर्ट लेवल है हम उसको बढ़ाएं। भौगोलिक परिस्थिति हमारी अच्छी है, सेंटर में है। हमारा एक माइनस पॉइंट है कि हम पोर्ट से थोड़े दूर हैं। पोर्ट हमारा तटीय, तो वो एक इशू है, लेकिन ड्राई पोर्ट पीथमपुर में हमारे पास इस क्षेत्र में है। हमारे पास रेल हेड यहाँ पे पास में है, एयरपोर्ट है, गुजरात भी समीप है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कॉम्पनसेट करें दूसरे तरीके से। हमारे पास रॉ मटेरियल्स भी काफ़ी हैं, कृषि के क्षेत्र में है, माइंस मिनरल्स हैं, सस्ता लेबर है और हम उनको सहूलियत दे सकते हैं। अगर हम उनको ज़मीनें मुहैया करा दें, अगर हम उनको ब्यूरोक्रेटिक ये जो तामझाम रेड टेपिज़म से दूर कर दें और इन तमाम चीज़ों में अगर हम उनको सहायता थोड़ी सी देंगे तो मेरे ख्याल से लोग आएंगे। मध्य प्रदेश का अभी तक वैसा औद्योगिक विकास नहीं हो पाया जी, जैसा होना चाहिए था। बहुत सारी हमने इन्वेस्टर्स मीट की, बहुत सारे आंकड़े, तो फिगर तो हम बहुत बढ़ाते थे, 0 खरबों खरबों रुपए के, लेकिन वो ज़मीन पे उतरते नहीं हैं, हकीकत में नहीं आते वो। उसके बहुत से कारण हैं। अभी जब मैं पूरा डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन ले रहा था तो मुझे पता लगा कि तकरीबन 1200 करोड़ के इंसेंटिव्स पिछली सरकार ने बिजनेसेस को दिए ही नहीं, क्योंकि ये स्टेज वाइज, फेज़ वाइज रिलीज ऑफ इंसेंटिव्स होता है। तो जब आप किसी इंडस्ट्री को ला रहे हैं, प्राय कमिटमेंट्स दे के ला रहे हैं और इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उसको डिसअपॉइंटमेंट तो होगा, वो निराश तो होगा। तो ये हम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ के एक कदम हम बढ़ेंगे तो 2 कदम वो बढ़ेगा। थोड़ा इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और पुरानी पेंडेंसीज ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत इम्पोर्टेंट। मध्य प्रदेश की नौकरशाही उद्योगपतियों को लगता है कि बहुत बड़ी अड़ंगा है, बहुत चीज़ों को लिंगर ऑन किया जाता है। बिजनेस की जो बड़े बड़े टाइकून्स यहाँ आना चाहते हैं उनको नौकरशाही करती है। हालांकि वो कमलनाथ की सरकार की बहुत तारीफ़ करते थे, तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, उनके व्यक्तिगत रिलेशन थे जी, कमलनाथ जी के संबंध थे। तो ये किस तरह से इसको मैनेज होगा? इसमें हम लोगों ने ये तय किया है, मैंने डिपार्टमेंट के प्रमुख अधिकारियों से भी निवेदन किया था कि हम जो मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट्स हैं, तेलंगाना उदाहरण के तौर पे एक बड़ा सक्सेसफुल मॉडल इमर्ज हुआ है, तो हम उनके एक्सपीरियंस से सीखें और उसको आत्मसात करके उसको अपन इम्प्लीमेंट यहाँ करें। इंटरनेशनली भी जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं हम उनको समझें, उनको रेप्लिकेट करें, कुछ अपना इनोवेटिव उसमें मिलाएं और लकीर के फ़कीर न बनते हुए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखें, थोड़ा अलग सोचें और हम ऐसा कुछ उनको दें जो उन्हें सहूलियत प्रदान करे। तो मेरे ख्याल से अगर हम ये करेंगे तो कुछ न कुछ लाभ हमें ज़रूर मिलेगा। ये जो आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो आपकी पार्टी से, पुरानी पार्टी से मैं कहूँ कि आ रहे हैं भाजपा में, और जो भाजपा के पुराने लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक ये पैदा हो रहा है, जैसे जयभान सिंह पवैया ने कहा कि हे राजमाता अपने नाराज पुत्रों को बचाओ, यहाँ आने से हम कब तक अपना स्नेह लौटाएंगे। सचिन पायलट के संदर्भ में, सचिन पायलट भी नाराज़ हो गए, आपका उनसे परिचय है, मित्रता है, सिंधिया जी के भी वो नज़दीकी हैं। ये कांग्रेस में इस तरह की भगदड़ क्यों मची? क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, आप तो राहुल जी के नज़दीकी रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मूल तत्व था, जब वही खंडित हो गया, जब वो मूल भाव ही नहीं रहा, तो आपका जो एक चुंबकीय जो आकर्षण जो आपको जोड़ के रखता है, या जो एक एसेंशियल एलिमेंट इंग्रेडिएंट है, वो जब ख़त्म हुआ तो धीरे धीरे तो टूटना स्वाभाविक है। फिर ये एक चीज़ बहुत से लोग नहीं समझ पाए कि राहुल जी ने लोकसभा के बाद इस्तीफ़ा दिया। अब दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि आप फिर से बन जाओ, तो मैं वहीं आ रहा हूँ, इस्तीफ़ा दिया। जब इस्तीफ़ा दे दिया तो कांग्रेस में लीडरशिप की कमी थी क्या? तो वापस जहाँ सोनिया जी अध्यक्ष बनना ही नहीं चाह रही थी, वो बीमार भी हैं, ऐसा मैंने सुना है, और वो जब नहीं बनना चाह रही थी तो ज़बरदस्ती आपने उनको अंतरिम अध्यक्ष बना दिया। अब फिर आप कह रहे हैं राहुल जी फिर आप बन जाइए, तो या प्रियंका जी का भी आग्रह कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। तो ये फैमिली आउटफिट क्यों आप उसको बना रहे हैं? आपके पास तमाम दक्षिण से लेके कश्मीर तक नेतृत्व है। गुलाम नबी आज़ाद जी से लेके ए.के. एंटनी तक आपके पास अनुभवी नेता हैं। शशि थरूर जैसा एक इंटेलिजेंट, आपके ग्लोबल आउटलुक वाला आदमी आपके पास में। नौजवानों में आपके पास सचिन पायलट थे, आपके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, आपके पास
महाराष्ट्र में। और ये जो नज़दीकी लोग हैं सिंधिया जी के, राहुल जी के, सिंधिया जी, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, ये नाराज क्यों है? ये एक रहस्य है। मैं चाहता हूँ कि इस पर कुछ खुलासा करें आप। कि जैसे मैंने आपसे कहा, मैं फैसिलिटेटर था, मुझे राहुल जी ने एक काम दे के भेजा कि भैया आप जाओ और ये काम करके आओ। उदाहरण तौर पे मैं मुक्तसर गया, बादल जी का जिला था, मैं राजा बरार के चुनाव का मैं प्रभारी था। राजा बरार जी जीत भी गए, अच्छा नौजवान है, बहुत डायनेमिक लीडर है। अब वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने किए, हमने कुछ रिपोर्ट्स दी। हम गए, उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया था छत्तीसगढ़ का लोकसभा में, तो वहाँ पे कुछ अनुभव थे, हमने फीडबैक उनको दिए। जोगी जी के बारे में रहे हों या नक्सलाइट किसी के बारे में रहे हों, मैं वो शेयर नहीं करता क्योंकि वो ठीक नहीं है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुझे भेजा बरा लोकसभा, तो वहाँ के हमारे कुछ एक्सपीरियंस फीडबैक हमने उनको शेयर करे। तो जो मैं आपको कह रहा था, उस पर एक्शन क्या है? आपने परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी पार्टी के लगाव में, कमिटमेंट में। आपने खून पसीना एक करके कुछ ला के दिया जो कि पार्टी हित में था। अब अगर वो डस्टबिन में डाल दिया जाए, उस पर एक्शन ही ना हो, चलिए मैंने 100 चीज़ें दी होगी, 100 में एक उपयोगी रही होगी, उस पर आकर डिस्कशन कर लें। तो राहुल गांधी कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते और कांग्रेस में अनिर्णय की स्थिति है। होता ये है कि अगर ये तमाम चीज़ सिर्फ दिखावा है कि ये स्ट्रक्चर, ये ऑब्जर्वर, ये फील्ड में पर्यवेक्षक, और अंतोतगतवा होना वही है जो तय है, तो ये ज़्यादा तो नहीं चलेगा ना। अल्टीमेटली तो ये बात खुल के सामने आई जाएगी, बाज़ार में आएगी, खुले आएगी और सब लोग बात करने लगेंगे, अरे ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये तो सब दिखावा है। अभी भाजपा में भी ये बड़ा विवाद सा चला कि मलाईदार विभाग सिंधिया जी चाहते हैं, सिंधिया जी दबाव बना रहे, इतने मंत्री बनाओ, फिर मंत्री बन गए तो विभाग वितरण में मलाईदार विभाग चाहिए, राजस्व, परिवहन, खनिज सब सिंधिया जी को चाहिए। सिंधिया जी को मलाईदार विभागों की ज़रूरत क्या है? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। विभाग देना मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, संगठन और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अब आप बताइए, जैसे कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने और सब तमाम लोगों ने मिलके यहाँ पे जो विभाग बांटने जिसको बांटने बांट दिए कि नहीं दिए? अब जब उन्होंने विभाग दिए तो उस वक्त किसी ने प्रश्न उठाया कि सचिन यादव को कृषि क्यों, जयवर्धन सिंह जी को अर्बन डेवलपमेंट क्यों, पीसी शर्मा को फलाना क्यों? तभी किसी ने प्रश्न उठाया या किसी भाजपा नेता ने कहा कि मलाईदार विभाग मुख्यमंत्री ही क्यों रख रहे हैं या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ही क्यों रख रहे हैं? तो अब ये प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? तब भी मुख्यमंत्री ने तय किया, शिवराज सिंह जी जिसको चाहते देते, जिसको चाहते ना देते। 9-10 दिन लग गए ना तय करने में, कमलनाथ जी ने तो 8 घंटे में तय कर दिया था। लेकिन 9-10 दिन बाद जब तय भी हुआ तो जो विभाग आज बंटे हैं, जिस तरीके से बांटे हैं, आपको लगता है कि गलत बांटे गए? अगर मुझे उद्योग दिया गया तो क्या गलत दिया गया? क्या मुझे वन मंत्री बना देना था? या विजय शाह को वन मंत्री बनाया तो क्या गलत बनाया दिया गया? क्या उन्हें उद्योग मंत्री बना देना चाहिए था? या किसी को पंचायत ग्रामीण विकास केंद्र तो गलत दिया? तो मोटे तौर पे देखिए, चुनाव भी होने हैं, है ना, आपको कास्ट इक्वेशन भी बैलेंस करने हैं, तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं। तो मुख्यमंत्री जी जो करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। और कोरोना काल में जब उन्होंने इतने दिल तक खुद सरकार चलाई, जब उन्होंने 5 मंत्रियों से भी मिलकर सरकार चलाई, तो अगर 8-9 दिन और चला भी ली तो उससे फ़र्क क्या पड़ गया? हमें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम लोगों को जब दिक्कत नहीं थी तो बाकी किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? जी भी कह रहे हैं, कमलनाथ जी भी कह रहे हैं, जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कि बस ये उपचुनाव के बाद हमारी सरकार बन जाएगी कांग्रेस की। मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और आप उनसे मिठाई भी खा लीजिए और पार्टी भी ले लीजिए। देखिए, वो क्या भविष्यवक्ता हैं, वो क्या ईश्वर हैं? जीतू पटवारी जी 5000 वोट से जीते हैं उनकी विधानसभा। ये बेहतर होगा कि वो उनकी खुद की विधानसभा पे ध्यान दें। उनके इतनी बड़ी तादाद में जो महाराष्ट्र ब्राह्मण उनको वोट देता है वो परंपरागत भाजपा का वोट है। मैं नहीं कहता कि मैं पंडित हूँ उनकी विधानसभा में, लेकिन मेरी उनसे व्यक्तिगत मित्रता भी है और मेरे छोटे भाई एक अरसे से हमने साथ काम किया है। तो कोई भी आदमी, जैसा मैं कह रहा था, ईश्वर खुदा नहीं है, परमात्मा सिर्फ एक है। वही तय करेगा आपके कर्म के आधार पर, जनता तय करेगी मतदाता के आधार पर कि कौन जीतेगा हारेगा। तो इतनी आतुरता क्यों है उन्हें? ऐसा छटपटा क्यों रहे सत्ता के बिना? ऐसा क्या हो गया भाई? वो कहते हैं खंडित जनतंत्र। खंडित जनतंत्र कैसे? हम लोगों ने इस्तीफा दिया है, हमने रिजिग्नेशन दे दिया। और जनतंत्र की परिभाषा होती है, शक्ति दल की होती है वोट परसेंटेज के आधार पे। पिछले चुनाव में
कांग्रेस के वोट से ज़्यादा भाजपा को वोट मिला है उस लगभग 1.25%। हाँ एग्जैक्टली, उस लिहाज से तो जनमत तो भाजपा के पास था। चलिए ये कहीं एक आधा निर्दलीय लड़ा, उसके ऊपर नीचे आपको 2-4 सीटें ज़्यादा आ गई, तो आप क्या ये कैसे मान बैठे कि आपके पास कॉपीराइट आ गया या जनता ने आपको एक साइडेड? जनता ने तो जनादेश फिर भी भाजपा को ही दिया था, परसेंटेज ऑफ वोट तो भाजपा को ही ज़्यादा पड़े थे। हाँ, कुछ सीटों के तालमेल में, हेर फेर में आपकी सीटें ज़्यादा आ गई थी। और आज की तारीख में जो बात कर रहे हैं, वापस मत संग्रह करेंगे, खंडित जनतंत्र बचाओ रैलियाँ निकाल रहे हैं। अरे भाई, आपको पिछली बार जब जनादेश मिला था, आपने वचन पत्र जारी किया था, उस वचन पत्र को लेके वापस आइए वोट मांगने। वो पूरा किया क्या आपने? कितने वचन उसमें पूरे हुए? वही वचन पत्र रेप्लिकेट करिए, हम उस पर बात करेंगे और फिर जनादेश आएगा, फिर जनता आपको बताएगी। तो पॉइंट है कि आप वापस जब रीपोल में आप जा रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। आपका वचन पत्र था, आपने 10 दिन में कर्ज माफ़ी की बात करी, आपने आवास के अधिकार की बात करी, आपने महिला समूह माफ़ी की बात करी, आपने रोज़गार भत्ते की बात करी, आपने फसल के उचित दाम की बात करी, आपने दूध पे 5 रुपये बोनस की बात करी, पेट्रोल डीजल में वेट में कम करने की बात करी, आपने अतिथि शिक्षकों की बात करी, आपने संविदा वर्ग समाप्त करने की बात करी। आपने जितने वचन पत्र में वादे किए थे, क्या आपने उसका फाइनेंशियल एस्टिमेट बनाया कि कितनी फाइनेंशियल उस पर लायबिलिटी आएगी स्टेट एक्सचेकर पे? अगर आप पूरा जोड़ लीजिए तो उसको पूरा करना संभव ही नहीं। सिंधिया जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, चाहे बड़े माधवराव जी सिंधिया हों, वो भी बहुत दावेदार थे, वो भी चांस उनका बनते बनते रह गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चेहरे पर चुनाव जीता 2018 का, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आपने कहा कि भविष्यवक्ता तो कोई है ही नहीं, वही ऊपर वाला है, लेकिन इसलिए मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि कुछ संभावना बन रही कि सिंधिया जी कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों भाजपा की तरफ से? देखिए, ये चीज़ नेतृत्व तय करता है, संगठन तय करता है कि कौन व्यक्ति कब कहाँ रहेगा, और बाकी जनता की लोकप्रियता तय करती है कि किस व्यक्ति को कितना जनाधार जनमत के आधार पर मिल रहा है और जनता कौन सा चेहरा कितना पसंद करे। इस उमा भारती जी आई तो ये निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उमा भारती जी ने किया शायद कोई और नहीं कर पाता। उनका एक आकर्षण था, उनकी एक शैली थी, वो एक बहुत कुशल वक्ता हैं, तो उन्होंने पूरा माहौल बदल दिया। चाहे कैसे भी बदला हो, चाहे गाने बनाए हो, गड्ढों के राजा उजालों के दुश्मन तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया है, उन्होंने राजा साहब दिग्विजय सिंह जी पे बनाया था और तमाम चला, लोगों ने उसको पसंद किया और लोगों ने तालियां बजाई और वोट भी दिए। तो एक इस प्रकार से माहौल बनाया। अब आज की तारीख में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता है, तमाम सीनियर नेता और भी भाजपा में, नरेंद्र सिंह जी हैं, नरोत्तम जी हैं, प्रभात झा जी हैं, प्रहलाद पटेल साहब हैं और बहुत सारे संगठन के लोग हैं। सिंधिया जी भी आज उस भाजपा परिवार के हिस्सा बने हैं, तो उन्हें भी कुछ न कुछ अहम जवाबदारी मिलने ही वाली है, वो जो भी नेतृत्व तय करेगा। तो मेरे कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट में आने वाले होंगे। अब जो भी लीडरशिप तय करे, उनके काबिलियत के हिसाब से अगर संगठन तय करेगा तो वो कार्य करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक संभाव है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ छोटे बड़े दृष्टिकोण से कोई कार्य किया जा रहा है। और आज भी आपने देखा होगा कि जब जैसे हम आज बैठ के बात कर रहे हैं, तब भी सब लोग मिलकर रणनीति बना रहे हैं। अभी सभाएं हुई शिवराज सिंह जी की और सिंधिया जी के साथ में, अच्छी सफल सभाएं हुई, अच्छा रिस्पॉन्स है, संगठन अपना काम कर ही रहा है। तो समय अनुसार मेरे ख्याल से जो भी होगा अच्छा होगा और सिंधिया जी को उनकी काबिलियत के अनुसार काम मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत धन्यवाद राजवर्धन सिंह जी आपको। और आप सुन रहे थे राजवर्धन सिंह जी को, मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री हैं। बहुत ही सधे हुए तरीके से और बहुत ही संयत तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति का और वो क्यों कांग्रेस छोड़कर उन्हें भाजपा में आना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा और इन 25 उपचुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इस पर उन्होंने बहुत संजीदगी के साथ प्रकाश डाला है। निश्चित रूप से उनको सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं और एक लंबा भविष्य उनका इंतज़ार कर रहा है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक संभावनाएं ऐसे ही किसी उद्योग मंत्री का इंतज़ार कर रही हैं जब वो पल्लवित होंगी, पुष्पित होंगी और फलीभूत होंगी। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।